Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Yasir Yamin and I welcome you all in this session. देखो मेरे प्यारे बच्चों, पिछली क्लासेस के अंदर हम लोगों ने ये बात सुन ली थी कि हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट नामी जो हम अप्रेजल करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं, इसके अंदर 12 हमको फैसले लेने पड़ेंगे। हमें कंपनी के फैसलों को असेस करना पड़ेगा। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ CFO, एज अ कंट्रोलर आपको ये असेस करना पड़ेगा कि कंपनी जो फैसले करने जा रही है, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो आपको प्रपोज कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इधर पैसा लगा दीजिए, ये कंपनी खरीद लीजिए, ये मशीन में पैसा लगा दीजिए, इक्विपमेंट में पैसा लगा दीजिए, फैक्ट्री यूनिट के अंदर पैसा लगा दीजिए, ओवरसीज पैसा लगा दीजिए, ये जो सारे लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग आप कर रहे होंगे वो इस टॉपिक के अंदर हो रही होगी। और जब भी आप डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, इस डिसीजन मेकिंग के टॉपिक के साथ साथ एक और टॉपिक आपके पास क्रिएट हो जाता है, एक और सब टॉपिक आप रेफर करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने पास का टॉपिक रेफर करना स्टार्ट कर देते हैं, वो होता है रेलेवेंट कॉस्टिंग वाला। देखो मेरे प्यारे बच्चों, रेलेवेंट कॉस्टिंग एक रेलेवेंट टॉपिक है। इधर याद है ना, रेलेवेंट कॉस्टिंग कौन सा वाला टॉपिक था मेरे प्यारे बच्चों? रेलेवेंट कॉस्टिंग एक ऐसा टॉपिक था जिसने आपको सपोर्ट किया था ड्यूरिंग डिसीजन मेकिंग। देखिए बेटा, डिसीजन मेकिंग एक आर्ट है। आप रियल लाइफ में जान लीजिए, मान लीजिए, बल्कि अपनी डेली लाइफ में ये जान लीजिए, मान लीजिए कि फैसले ले लेना और ऊपर से सही फैसले ले लेना एक आर्ट है, एक कला है। और जब भी आप किसी कला या किसी आर्ट के ऊपर उबूर हासिल करने की कोशिश करते हैं, यानी उसके अंदर एक्सपर्टीज डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो एक्सपर्टीज डेवलप करने के चंद उसूल होते हैं, चंद की लर्निंग्स होती हैं जिनको आपने हमेशा अपने साथ रखना होता है। बात समझ में आती है ना? यानी ये बात तो क्लियर है कि भाई सचिन तेंदुलकर हो या विराट कोहली हो या बाबर आजम हो या स्टीव वॉ हो या रिकी पॉन्टिंग हो या ब्रायन लारा हो, ये बहुत फाइन प्लेयर्स हैं, बहुत फाइन प्लेयर्स हैं और फाइन प्लेयर्स थे। लेकिन एट द वेरी लीस्ट इस फाइन प्लेयर की जर्नी में बनने के लिए उनको कुछ ना कुछ बेसिक्स को तो अपने साथ रखना पड़ा होगा ना। यानी वो आर्ट की एक्सट्रीम के ऊपर है, वो बहुत अच्छे क्रिकेट प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छे बैटर्स हैं, हाँ, लेकिन उन बहुत अच्छे बैटर्स के अंदर भी चंद ऐसे उसूल होंगे बैटिंग करने के जो कि हमेशा कांस्टेंट रहे होंगे। चंद ऐसी की लर्निंग्स होंगी जो कि उनको बचपन में सिखा दी गई होंगी, जिन बचपन की लर्निंग्स को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इतनी एक्सपर्टीज हासिल कर ली होगी, इतनी एक्सपर्टीज हासिल कर ली होगी कि अपने आप को डिसीजन मेकिंग की, अपने आप को प्लेइंग की बिल्कुल एंड तक पहुंचा दिया होगा, बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचा दिया होगा। बेटा, हमेशा कुछ की बेसिक्स आपके बहुत बड़े फैसलों के अंदर काम आती हैं। क्लियर होती है बात ये? तो बेटा, इससे पहले कि हम फॉर्मली चल के इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की डिसीजन मेकिंग वाला एरिया स्टार्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ की लर्निंग्स आप अपने साथ जोड़ लीजिए। कुछ की लर्निंग्स होंगी जिनको आपको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। और वो की लर्निंग्स कौन सी वाली की लर्निंग्स हैं मेरे प्यारे बच्चों? वो की लर्निंग्स हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग वाली। रेलेवेंट कॉस्टिंग शायद आपने पास्ट के अंदर कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। अगर रेलेवेंट कॉस्टिंग आपने पास्ट के अंदर कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है तो एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा, और अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ तो पहली बार कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ लिया करेंगे। देखिए, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खूब समझ लीजिए कि जब भी आप डिसीजन मेकिंग करने जा रहे होंगे ना, डिसीजन मेकिंग करते वक्त आपके सामने बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, बहुत सारे फैक्टर्स, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। अब अच्छा डिसीजन मेकर वो डिसीजन मेकर होता है जो कि सारे के सारे फैक्टर्स को कंसिडर करे। वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा डिसीजन मेकर वो डिसीजन मेकर है जो कि वो सारे के सारे फैक्टर्स कंसिडर करे जो कि रेलेवेंट हैं उसके डिसीजन से। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनका आपके डिसीजन से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। यानी आप फैसला करें या आप फैसला ना करें, उन चीज़ों के ऊपर, उन चीज़ों का आपके फैसले से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो हर वो फैक्टर जो कि आपके फैसले से ताल्लुक ही नहीं रखता, हम उसको बोला करेंगे कि यार ये एक इररेलेवेंट फैक्टर है, इसको हमने इग्नोर करना है, इग्नोर करना है, इग्नोर करना है, हम इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया करेंगे। बात समझ में आ रही है आपको?
यानी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि डिसीजन मेकिंग के वक्त आपके सामने वेरियस सिनेरियोज, वेरियस फैक्टर्स, वेरियस इंडिकेटर्स, वेरियस प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आपने कंसिडर उन्हीं फैक्टर्स को करना है जो कि आपके लिए रेलिवेंट हैं। जितने भी इररेलेवेंट फैक्टर्स हैं, जितनी भी पुरानी यादें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जिनका आपके डिसीजन से कोई ताल्लुक नहीं बनता, उनको हमेशा इग्नोर करना पड़ेगा, उनको हमेशा इररेलेवेंट कहना पड़ेगा। क्लियर होती है आपको ये बात? डन। अब सर ज़रा सरसरी तौर के ऊपर बता दीजिए कि ये जो रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर आप रेलेवेंट फैक्टर्स और इररेलेवेंट फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, ये कॉस्टिंग के ज़ुमरे के अंदर, ये फाइनेंस के ज़ुमरे के अंदर ये कैसे काम करता है? देखिए, आप खूब समझ लीजिए कि जब भी आप कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे होंगे, आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होंगे, आपके सामने बहुत सारे खर्चे दिखा दिए जाएंगे। बहुत सारे ऐसे खर्चे होंगे जो कि रेलेवेंट होंगे और बहुत सारे ऐसे खर्चे होंगे जो कि आपके डिसीजन से इररेलेवेंट होंगे। लेकिन एक प्रिंसिपल समझने के लिए कि क्या चीज़ रेलेवेंट हो सकती है और क्या चीज़ इररेलेवेंट हो सकती है, एक प्रिंसिपल अपने दिमाग में डाल लीजिए। हर वो कॉस्ट यानी हर वो कैश फ्लो आपके लिए रेलेवेंट कैश फ्लो होगा जिस कॉस्ट का या जिस कैश फ्लो का आपके डिसीजन लेने या ना लेने से ताल्लुक बनता है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, सिनेरियो है क्या। देखिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मतलब क्या हुआ कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आपके सामने बेशुमार खर्चे, बेशुमार कैश फ्लोज रख दिए जाएंगे, लेकिन हर कैश फ्लो आपके फैसले के लिए रेलेवेंट नहीं होगा। तो आपने अपने दिमाग में एक प्रिंसिपल की लर्निंग का तयन कर लेना है। वो क्या? बेटा खूब समझ लीजिए, हर वो कॉस्ट या हर वो कैश फ्लो आपके लिए रेलेवेंट कॉस्ट या रेलेवेंट कैश फ्लो होगा। हर वो कॉस्ट या हर वो कैश फ्लो आपके लिए रेलेवेंट कॉस्ट या रेलेवेंट कैश फ्लो होगा जिसका आपके डिसीजन से ताल्लुक बनता है। अगर कोई भी ऐसी कॉस्ट या कोई भी ऐसा कैश फ्लो आपके सामने आ गया जिसका आपके डिसीजन से कोई ताल्लुक ही नहीं है, यानी आप डिसीजन लो या आप डिसीजन ना लो, आपकी इस कॉस्ट के ऊपर या इस कैश फ्लो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बजिद हैं, ये आने ही आने हैं या ये जाने ही जाने हैं। तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो फिर ऐसे कैश फ्लो को हम कहेंगे इररेलेवेंट। क्यों कहेंगे इररेलेवेंट? क्योंकि मैं फैसला करूं या मैं फैसला ना करूं, इस कॉस्ट ने तो वैसे ही रहना है। तो अगर कोई भी ऐसा कॉस्ट या कोई भी ऐसा कैश फ्लो जिसका आपके डिसीजन लेने या ना लेने से कोई ताल्लुक नहीं बनता, तो हम बोलेंगे ये इररेलेवेंट है। जिस कॉस्ट या जिस कैश फ्लो का ताल्लुक बनेगा आपके डिसीजन लेने या ना लेने से, हम उसको बोला करेंगे कि ये रेलेवेंट कैश फ्लो या ये रेलेवेंट कॉस्ट है। क्लियर होती है बात ये? अब सर थोड़ा डिटेल में समझा सकते हैं कि रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी और रेलेवेंट कैश फ्लो क्या होगा और इररेलेवेंट क्या होगा? बिल्कुल। देखिए, खूब समझ लीजिए कि आपको दो टाइप की बातें मेरे साथ समझना ज़रूरी है। एक, आपको मेरे साथ रेलेवेंट कॉस्ट या रेलेवेंट कैश फ्लोज को समझना ज़रूरी है, और दूसरा आपको मेरे साथ इररेलेवेंट कॉस्ट या इररेलेवेंट कैश फ्लोज को समझना ज़रूरी है। और ये आप तभी समझेंगे जब आपके दिमाग में, मैं फिर से बोल रहा हूं कि एक चीज़ का प्रिंसिपल तयन हो चुका होगा कि रेलेवेंट कॉस्ट आर दोज फ्यूचर इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज दैट अराइज एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर डिसीजन। यानी खूब समझ लीजिए, वो सारे कैश फ्लोज या वो सारी कॉस्ट आपके लिए रेलेवेंट कहलाएंगी जिनका गहरा ताल्लुक, यानी वो आई ही आपकी डिसीजन मेकिंग की वजह से हैं। दे कम एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी उनका गहरा ताल्लुक बनता है आपके डिसीजन लेने या ना लेने के साथ। क्लियर होती है बात ये? अब कॉस्टिंग ने हमको समझाया है कि क्या चीज़ें होती हैं रेलेवेंट कॉस्ट या रेलेवेंट कैश फ्लोज, और क्या चीज़ें होती हैं इररेलेवेंट कॉस्ट या फिर इररेलेवेंट कैश फ्लोज। एक एक करके मैं सारे के सारे पॉइंटर्स आपको समझाता चला जाऊंगा, सिखाता चला जाऊंगा। आई होप कि आप मेरी बात को गौर से सुनेंगे। डन? गौर से सुनना मेरी बात को मेरे प्यारे बच्चे, खूब सुन लीजिए। कॉस्टिंग हमें ये सिखाती है कि रेलेवेंट कॉस्ट आर फ्यूचर इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज। अगर आप डेफिनेशन के ऊपर गौर करें ना, तो रेलेवेंट कॉस्टिंग की डेफिनेशन ये है कि रेलेवेंट कॉस्ट आर फ्यूचर इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज। अगर आप इस डेफिनेशन के ऊपर गौर करें तो सबसे पहला लफ्ज जो कि डेफिनेशन ने इस्तेमाल किया रेलेवेंट कॉस्ट को समझाने के लिए, वो रेलेवेंट कॉस्ट को समझाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है फ्यूचर। तो क्या समझ में आया भाई? समझ में ये आया कि खूब समझ लीजिए आप लोग,
रेलेवेंट कॉस्ट्स आर ऑलवेज फ्यूचर कॉस्ट। हर वो कॉस्ट जो कि फ्यूचर के अंदर इनकर होने वाली है, हर वो कॉस्ट जो कि फ्यूचर के अंदर इनकर होने वाली है, यानी दैट कम्स एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर डिसीजन इज अ रेलेवेंट कॉस्ट। सर क्या मतलब? बेटा हर वो कॉस्ट जो कि फ्यूचर के अंदर इनकर होगी अगर तुमने फैसला लिया, अगर तुमने फैसला लिया, यानी अगर तुमने फैसला किया कि इस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाना है तो फिर तुम्हें मटेरियल भी इनकर करना पड़ेगा फ्यूचर के अंदर, लेबर भी इनकर करना पड़ेगा फ्यूचर के अंदर, ओवरहेड्स भी इनकर करने पड़ेंगे फ्यूचर के अंदर। अगर तुमने फैसला किया कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना है तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का खर्चा होगा। अगर नहीं किया डिसीजन तो फिर नहीं होगा। बेटा हर वो कॉस्ट जो कि फ्यूचर के अंदर आएगी, हर वो कॉस्ट जो कि फ्यूचर के अंदर आएगी और तभी आएगी जब आप फैसला करेंगे, हर वो कॉस्ट जो कि फ्यूचर के अंदर आएगी एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ योर डिसीजन, एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ योर डिसीजन इज अ रेलेवेंट कॉस्ट, इज अ रेलेवेंट कॉस्ट, इट इज अ रेलेवेंट कॉस्ट। इसके बरक्स जरा खूब सुन लीजिएगा। फ्यूचर कॉस्ट के बरक्स अगर आप नोट करें तो इररेलेवेंट कॉस्ट का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं संक कॉस्ट। सर संक कॉस्ट बोले तो बेटा संक, अच्छा संक का मतलब क्या होता है? डूब जाना। तो संक कॉस्ट के लुग़वी मायने यही बने डूबी हुई कॉस्ट। बेटा संक कॉस्ट कोई भी ऐसी कॉस्ट है जिसको हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं पास्ट कॉस्ट। संक कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज पास्ट कॉस्ट, यानी कोई भी ऐसी कॉस्ट विच हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड इन पास्ट, कोई भी ऐसी कॉस्ट जो कि आपके फैसला लेने के से पहले ही इनकर हो चुकी है, कोई भी ऐसी कॉस्ट जो कि आपके फैसला लेने से पहले इनकर हो ही चुकी है, तो वो तो इनकर ऑलरेडी हो ही चुकी है ना। अब आप फैसला हाँ में लें या आप फैसला ना में लें, वो कॉस्ट जो कि पास्ट के अंदर ऑलरेडी इनकर हो गई, वो एक पास्ट कॉस्ट है, वो एक संक कॉस्ट है। अब आप डिसीजन लें या आप डिसीजन ना लें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसकी मिसाल देता हूं आपको। लेट्स से आपने अपना ए लेवल्स कंप्लीट किया और ए लेवल्स कंप्लीट करने के बाद आपने ये सोचा कि यार अब मैं ACCA करूं या मैं ACCA ना करूं। जब आप ये फैसला कर रहे हैं ना कि यार मुझे ACCA करना है या मुझे ACCA नहीं करना है, तो वो सारी कॉस्ट जो कि फ्यूचर के अंदर ACCA को करने में इनकर होंगी वो आप कंसिडर करेंगे। मिसाल के तौर पे आप देखेंगे कि यार ACCA में रजिस्ट्रेशन कराने की एक फ़ीस है, फिर एक पेपर फीस है, फिर एक ट्यूशन फ़ीस है, फिर एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ीस है। आप सारा का सारा खर्चा निकालेंगे, आप देखेंगे कि अगर कभी फेल हो गए कितने पेपर हैं, कितने पेपर की कितनी फ़ीस है, कितनी ट्यूशन है, टोटल कॉस्ट निकालेंगे। आप अंदाज़ा लगाएंगे कि यार अगले 3 से 4 साल मुझे इतने का खर्चा करना पड़ेगा अगर मैंने ACCA किया, तो फ्यूचर कॉस्ट है। लेकिन जब आप ये डिसीजन मेकिंग करने जा रहे हैं ना कि आपको फ्यूचर में ACCA करना है या नहीं करना, तो आप ये नहीं बोलेंगे यार आज से देखो मैं पैदा हुआ था ना, तो मैं पैदा हुआ था तो पहले मैं वो नर्सरी गया, फिर मैं किंडरगार्टन गया, फिर मैं 1 क्लास गया, फिर 2 क्लास गया, देखो करते 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 मैंने O लेवल्स 11 क्लासें पढ़ी, फिर मैंने 12वीं 13वीं A लेवल्स पढ़ा। तो देखो अब अगर उन सबको भी शामिल कर लिया जाए तो अब मैं ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो 50 लाख रुपए लगा चुका हूँ, और फिर अब मुझे ACCA के अंदर भी लेट से 10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, तो यार तो ये 60 लाख रुपए का हो गया। अरे नहीं, देखो भाई 50 लाख जो तुम अपने ऊपर पास्ट के अंदर लगा चुके या तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे ऊपर पास्ट के अंदर लगा चुके, वो तो लग चुके। अब तुम ACCA करो या तुम ACCA ना करो, जो 50 लाख रुपया तुम्हारे ऊपर पास्ट पे लग गया वो तो लग गया, वो रिकवर नहीं हो सकता। वो तो ज़ाया कर दिया तुम्हारे माँ बाप ने, है भाई, वो तो शायद ज़ाया कर दिया तुम्हारे माँ बाप ने, भाई वो लगना था वो लग गया, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो बेटा जो कॉस्ट पास्ट के अंदर ऑलरेडी इनकर हो चुकी होती है वो एक संक कॉस्ट होती है बेटा, वो गुजरी हुई कॉस्ट होती है। और गुजरी हुई कॉस्ट का कभी भी रेलेवेंट नहीं हो सकती आपकी फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग के लिए। हाँ, अब फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग ये कर रहे हो कि यार फ्यूचर में ACCA करूंगा तो उसमें कितना खर्चा होगा, ये रेलेवेंट कॉस्ट है आपके डिसीजन के लिए। बात समझ में आती है?
बेटा कोई भी ऐसी कॉस्ट जो कि फ्यूचर के अंदर होगी एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर डिसीजन, इट इज़ अ रेलिवेंट कॉस्ट। लेकिन कोई भी ऐसी कॉस्ट जो कि पास्ट के अंदर ऑलरेडी इनकर हो चुकी, वो कंप्लीटली इररेलेवेंट होती है आपके फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी पास्ट के अंदर इनकर हो चुकी है। तो आप डिसीजन हाँ में लें या आप डिसीजन ना में लें, अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता। अब जैसी ज़िंदगी है आपको वैसी ही गुजारनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आती है आपको? क्लियर है? अच्छा, एग्जामिनेशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ना ये बहुत रेलेवेंट बात है। अक्सर ऐसा होता है कि बल्कि नॉर्मली ऐसा होता है कि एग्जामिनर आपको एक सवाल देता है जिसके अंदर एग्जामिनर ये बोलता है कि अ कंपनी इज विलिंग टू इन्वेस्ट $20 मिलियन इनटू अ न्यू प्रोडक्ट। कंपनी सोच रही है कि हम $20 मिलियन एक नई प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के अंदर लगा दें, यानी हम फैक्ट्री लगाएंगे, हम मशीनरी खरीदेंगे, हम इक्विपमेंट खरीदेंगे, सब कुछ खरीदेंगे। क्लियर होती है बात? फिर आगे एग्जामिनर कहता है the directors have already conducted a market research which costed $200,000 and according to it the market is viable। अब सवाल आपके लिए ये है कि ये जो मार्केट रिसर्च कॉस्ट डायरेक्टर ने इनकर करी है $2 लाख की, क्या ये रेलेवेंट कॉस्ट है या इररेलेवेंट कॉस्ट है? ये इररेलेवेंट कॉस्ट है। देखो, मार्केट रिसर्च कॉस्ट हो या रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट हो या इन अदर वर्ड्स कोई भी ऐसी कॉस्ट हो जो कि पास्ट के अंदर ऑलरेडी डायरेक्टर्स इनकर कर चुके हैं, वो कोई भी ऐसी कॉस्ट जो कि पास्ट के अंदर ऑलरेडी इनकर हो चुकी है, उस पास्ट कॉस्ट का तुम्हारे फ्यूचर डिसीजन से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी इनकर हो चुकी है। तो अगर कोई कॉस्ट ऑलरेडी पास्ट के अंदर इनकर हो चुकी है तो उसका आपके फ्यूचर के डिसीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। आप मार्केट रिसर्च कॉस्ट को या R&D कॉस्ट को कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे अपनी एनालिसिस के अंदर। आप बोलेंगे यार ये खर्चा तो मैं ऑलरेडी कर चुका, अब इसका फ्यूचर से ताल्लुक है या नहीं है, मैं क्या कर सकता। बात समझ में आती है आपको या नहीं आती? मैं आपको एक और मिसाल के थ्रू बताता हूँ। भाई मिसाल के तौर पे आपने फैसला ये करना था कि यार लेट्स से आप ACCA कर रहे हैं और आपका SBR का पेपर आ गया। आपने फैसला ये करना था कि यार SBR में सर यासिर से पढ़ूं या ना पढ़ूं। तो आपने अंदाज़ा लगाया कि यार SBR अगर मैं सर यासिर से पढ़ता हूं तो लेट्स से इनकी इतनी फीस है। जब आप डिसीजन ले रहे हैं कि सर यासिर से SBR का पेपर पढ़ना है या नहीं पढ़ना, तो आप क्या करेंगे? सर यासिर की जाके फीस चेक करेंगे, अपनी जेब चेक करेंगे। आप देखेंगे कि अगर सर यासिर की फीस आपकी जेब से मैच करती है तो आप बोलेंगे सर यासिर से SBR पढ़ना है, वरना नहीं पढ़ना है। लेकिन जब आप ये तयन करने जा रहे हैं, अपने फ्यूचर का डिसीजन लेने जा रहे हैं कि मैंने सर यासिर से फ्यूचर में इस SBR पढ़ना है या नहीं पढ़ना, तो इस पढ़ने या ना पढ़ने की डिसीजन मेकिंग करने के लिए आप ये नहीं बोलेंगे कि यार मैंने ACCA जब रजिस्टर किया था तो मेरा इतना खर्चा हुआ था, फिर मैंने FIA के पेपर्स दिए तो इतना खर्चा हुआ था, फिर मैंने F4 F5 F6 दिए तो इतना पैसा खर्चा हुआ था। आप ये सारी कॉस्टें तो शामिल नहीं करोगे ना उसके अंदर। सर यासिर से पढ़ना है या नहीं पढ़ना, इस डिसीजन के लिए इस डिसीजन से रेलेवेंट कॉस्ट आपको उठानी पड़ेगी, तभी आप सही फैसला करोगे। वो सारी की सारी कॉस्ट जो कि आप ऑलरेडी पास्ट के अंदर इनकर कर चुके हो, अगर वो भी मेरे खाते के अंदर ला के डाल दोगे तो मैं तो कभी भी आपके बारे के अंदर नहीं आऊंगा। आप गलत फैसला करोगे अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर, आप गलत फैसला करोगे अपनी जिंदगी के अंदर, और फिर सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा कि देखो सर यासिर से SBR हमने नहीं पढ़ा था। हाँ, तो डिसीजन मेकिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रेलेवेंट कॉस्ट को कंसिडर करें और इररेलेवेंट कॉस्ट को छोड़ दें। अगर आपको ये फ्यूचर कॉस्ट और संक कॉस्ट वाली बात समझ में आती है तो मैं अब आपको एक और मिसाल देता हूँ, और वो एक और मिसाल क्या है? रेलेवेंट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रेलेवेंट कॉस्ट आर, पहली बात तो फ्यूचर कॉस्ट, दूसरी बात रेलेवेंट कॉस्ट आर ऑलवेज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट आर ऑलवेज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। सर क्या मतलब? भाई रेलेवेंट कॉस्ट आर ऑलवेज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एनी एडिशनल कैश फ्लो अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ योर डिसीजन। सर क्या मतलब? सर क्या मतलब? बेटा याद रखना, रेलेवेंट कॉस्ट हमेशा इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब, इंक्रीमेंटल के लफ्ज का मतलब होता है एडिशनल। इंक्रीमेंटल के लफ्ज का मतलब होता है एडिशनल, यानी हर वो एडिशनल कॉस्ट, खूब समझ लीजिए, हर वो एडिशनल कॉस्ट विच अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ योर डिसीजन इज ऑलवेज अ रेलेवेंट कॉस्ट। हर वो बेटा इंक्रीमेंटल कॉस्ट, हर वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट, हर वो एडिशनल कॉस्ट जो कि आएगी एज अ रिजल्ट ऑफ योर डिसीजन इज ऑलवेज अ रेलेवेंट कॉस्ट।
हर वो कॉस्ट जो कि एडिशनल नहीं है, बेशक वो होगी फ्यूचर के अंदर, लेकिन फ्यूचर के अंदर इनकर होगी, लेकिन वो एडिशनल नहीं है, इट इज नॉट डायरेक्टली कॉन्सिक्वेंशनल टू योर डिसीजन, इट इज एन इररेलेवेंट कॉस्ट। सर क्या कह रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा? समझा रहा हूं, बता रहा हूं बेटा। हर वो खर्चा, हर वो कॉस्ट, हर वो कैश फ्लो जो कि खालिसतन आता ही आपके डिसीजन लेने या ना लेने की वजह से है, हर वो खर्चा जो कि आता ही आपके डिसीजन लेने की वजह से है, हर वो खर्चा जो कि आता ही आपके डिसीजन लेने की वजह से है, हर वो खर्चा रेलेवेंट कॉस्ट कहलाएगा। कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। मैंने अभी अभी आपको बताया था हर वो कॉस्ट जो कि फ्यूचर के अंदर इनकर होती है वो रेलेवेंट होती है, लेकिन अब मैं आपको ये भी बता रहा हूं, ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी कॉस्ट हो जो कि बेशक इनकर तो फ्यूचर के अंदर हो रही हो, लेकिन उसका प्रॉमिस ऑलरेडी पास्ट में कर लिया गया हो। सर क्या कह रहे हैं बेटा? मैं बात कर रहा हूं कमिटेड कॉस्ट की। खूब समझ लीजिए, कमिटेड कॉस्ट हर उस कॉस्ट को कहते हैं बेशक जो कि इनकर तो फ्यूचर के अंदर होगी, लेकिन उसका प्रॉमिस ऑलरेडी पास्ट में कर लिया गया था। यानी द कंपनी इज ऑलरेडी ऑब्लाइज टू पे दैट कॉस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिसीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिसीजन। मैं आपको एक मिसाल देके बताता हूं। मिसाल के तौर पे लेट्स से मैंने अपने बिजनेस के अंदर एक स्टूडेंट सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर को हायर किया हुआ है। इस स्टूडेंट सपोर्ट का काम यह है कि जितनी भी स्टूडेंट्स आते हैं अपनी क्वेरीज लेकर आते हैं, उनको काउंसिल करना स्टूडेंट सपोर्ट का काम है। दे हैव एक्सपर्टीज इन दैट। हाँ, तो एक्सपर्टीज लेके बैठे हुए स्टूडेंट को काउंसिल करना उनका काम है। हर लिहाज से काउंसिल करें, यानी उनकी अच्छी बात, उनकी बुरी बात, उनकी एडमिशन, उनकी नो एडमिशन, उनके फैसलों के अंदर उनको काउंसिल करना, उनको इन्फॉर्म करना, ये स्टूडेंट सपोर्ट का काम है। अब लेट्स से आज की तारीख में हम लोग ऑफर कर रहे थे ACCA। हाँ, बाद में चल के हमने फैसला ये किया कि यार एक काम ये करते हैं कि ACCA के साथ साथ हम ICAW भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और जब हम ICAW पढ़ाना शुरू करेंगे तो हम कोई नया स्टूडेंट सपोर्ट एडमिन हायर नहीं करेंगे, बल्कि हमारा इरादा ये है कि एग्जिस्टिंग स्टूडेंट सपोर्ट ही ICAW के स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, उनको भी काउंसिल करना स्टार्ट कर देंगे, उनको भी सर्विसेज देना स्टार्ट कर देंगे। लेट्स से मैंने स्टूडेंट सपोर्ट की सैलरी रखी हुई है, लेट्स से 2 लाख रुपए। लेट्स से मैंने स्टूडेंट सपोर्ट की सैलरी रखी हुई है 2 लाख रुपए। तो अब आप जरा खुद सोचिए, मैंने एक स्टूडेंट सपोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन टीम हायर की हुई है जिनको मैं 2 लाख रुपए पे करता हूं। आज मेरी एक टाइप के कस्टमर्स के लिए, एक टाइप के स्टूडेंट्स के लिए वो काउंसलिंग प्रोवाइड करते थे। मैं डिसीजन लेने जा रहा हूं कि मैं ICAW ऑफर करूं या ना करूं। जब मैं ये डिसीजन लेने जा रहा हूं कि मैं ICAW ऑफर करूं या ना करूं, तो बैक ऑफ द माइंड मेरे ये है कि सेम स्टूडेंट सपोर्ट विद सेम कॉस्ट ICAW के स्टूडेंट्स को भी केटर कर लिया करेगी। अगर आप कोई नई क्वालिफिकेशन लॉन्च करने जा रहे हैं, अगर आप कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, अगर आप कोई नई ऑफरिंग लॉन्च करने जा रहे हैं और उस ऑफरिंग के अंदर आप ये समझते हैं कि आपकी कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं आएगी, आप ये समझते हैं कि आपकी कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं आएगी, तो फिर खूब समझ लीजिए ये जो एग्जिस्टिंग आपकी कॉस्ट है जो कि आप अपनी स्टूडेंट सपोर्ट को पे कर रहे हैं, इट इज ऑलरेडी अ कमिटेड कॉस्ट। और क्योंकि ये एक ऑलरेडी कमिटेड कॉस्ट है तो ये कॉस्ट आपके लिए इररिलेवेंट होगी ड्यूरिंग डिसीजन मेकिंग कि आपको ICAW लॉन्च करना चाहिए या आपको ICAW लॉन्च नहीं करना चाहिए। कमिटेड कॉस्ट की जो सबसे प्राइम एग्जांपल होती है ना, वन ऑफ द मोस्ट प्राइम एग्जांपल्स ऑफ कमिटेड कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट देखो ना, फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है विच विल बी इनकर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिसीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिसीजन। मैं आपको एक और मिसाल देके समझाता हूं। मिसाल के तौर पे मैंने एक शॉप रेंट के ऊपर ली और उस शॉप का रेंट है 1 लाख रुपए। मेरा काम यह था कि मैं ये पेंसिल बेचता था, ठीक है। बाद में मेरे दिमाग में ये आया कि यार एक काम करता हूं, ये कैलकुलेटर भी बेचना स्टार्ट कर देता हूं। अब मैं डिसीजन लेने जा रहा हूं कि यार मैं ये कैलकुलेटर बना के बेचूं या ना बेचूं। अब जब मैं ये डिसीजन लेने जा रहा हूं ना कि मैं ये कैलकुलेटर बना के बेचूं या ना बेचूं, तो मैं रेलेवेंट कॉस्ट को कंसिडर करूंगा और इररेलेवेंट कॉस्ट को इग्नोर कर दूंगा।
मिसाल के तौर पे जब मैं ये फैसला कर रहा हूं कि मैं ये कैलकुलेटर बना के बेचूं या नहीं, तो इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल मुझे खरीदना पड़ेगा, जो नई स्किल्ड लेबर मुझे हायर करनी पड़ेगी, इस कैलकुलेटर को पैक करने के लिए जो पैकिंग मटेरियल मुझे खरीदना पड़ेगा, वो सारी की सारी कॉस्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब एडिशनल कॉस्ट है जो कि आया करेंगी एज अ रिजल्ट ऑफ माई डिसीजन। अगर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे कैलकुलेटर बना के बेचने हैं, तो वो जो पैकिंग मशीन है उसका खर्चा आएगा। अगर मिसाल के तौर पे मैंने फैसला किया कि मुझे नहीं यार, मुझे नहीं बेचने कैलकुलेटर बना के, वो तो जो पैकिंग मशीनरी थी जो कि मुझे इस कैलकुलेटर को पैक करने में मदद करती, उसका खर्चा नहीं आएगा। हाँ, लेकिन जब मैं ये फैसला ले रहा हूं कि यार पता नहीं मैंने कैलकुलेटर बना के बेचने हैं या नहीं बेचने, तो वो जो उस दुकान का रेंट था, वो जो उस प्रेमिसेस का रेंट था, वो उस प्रेमिसेस का रेंट एक फिक्स कॉस्ट थी। वो उस प्रेमिसेस का रेंट एक फिक्स कॉस्ट थी। अब मैं वो कैलकुलेटर बना के बेचने का डिसीजन लूं या कैलकुलेटर बना के बेचने का डिसीजन ना लूं, इस मकान मालिक को, इस लैंडलॉर्ड को मुझे 1 लाख रुपए का रेंट देना ही देना है। और अगर 1 लाख रुपए का रेंट मैंने देना ही देना है, तो ये एक फिक्स कॉस्ट है, ये एक कमिटेड कॉस्ट है, ये एक ऐसी कॉस्ट है जिसका प्रॉमिस मैं ऑलरेडी पास्ट के अंदर कर चुका हूं। अब मैं कैलकुलेटर बना के बेचूं या मैं कैलकुलेटर बना के ना बेचूं, इस कॉस्ट ने इनकर होना ही होना है। ये ऑलरेडी आपकी एक प्रॉमिस्ड कॉस्ट है। कमिटेड कॉस्ट इज अ प्रॉमिस कॉस्ट। तो बेटा कोई भी ऐसी कॉस्ट जो कि प्रॉमिस कॉस्ट हो, यानी ऐसी कॉस्ट हो जो कि पास्ट में ऑलरेडी इनकर हो चुकी है, पास्ट में ऑलरेडी इनकर हो चुकी है बेटा, वो हमें पास्ट में जिसका ऑलरेडी प्रॉमिस किया जा चुका है, बेटा खूब समझ लीजिए वो एक इररेलेवेंट कॉस्ट होती है, इररेलेवेंट कॉस्ट होती है, इररेलेवेंट कॉस्ट होती है, इररेलेवेंट कॉस्ट होती है। लेकिन कोई भी ऐसी कॉस्ट जो कि एडिशनली इनकर होगी, डायरेक्टली एज अ रिजल्ट ऑफ योर डिसीजन, खालिसतन आपके फैसला लेने की वजह से इनकर होगी, हम उसको कहेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट। ये खालिसतन आती ही हमारे फैसला लेने की वजह से है, ये रेलेवेंट कॉस्ट कहलाएगी। मिसाल के तौर पे आपने अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करने का डिसाइड किया। आपने डिसाइड किया कि यार अभी हम अपनी फैक्ट्री के अंदर 1 लाख यूनिट्स बनाते हैं, अब हम एक नई मशीनरी, अब हम एक नया फैक्ट्री यूनिट डालेंगे जिसके अंदर मजीद 1 लाख यूनिट्स बनाएंगे। अगर आप समझते हैं कि अगर आप मजीद 1 लाख यूनिट्स बनाएंगे, तो आप समझते हैं आपको एक नया सुपरवाइजर रखना पड़ेगा जो कि आपकी लेबर को सुपरवाइज किया करेगा। तो ये जो एडिशनल पे जाएगी एडिशनल सुपरवाइजर को, ये आपके लिए रेलेवेंट कॉस्ट है। लेकिन जो आपके एग्जिस्टिंग सुपरवाइजर की सैलरी है, जो एग्जिस्टिंग सुपरवाइजर की सैलरी है, वो एक कमिटेड कॉस्ट है। आपने पास्ट में ऑलरेडी उसको प्रॉमिस किया हुआ है कि हमारे 1 लाख यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग को सुपरवाइज करो, हम आपको इतने पैसे देंगे ही देंगे। तो जो कॉस्ट आपने ऑलरेडी प्रॉमिस की हुई है किसी को, वो आपकी एक कमिटेड कॉस्ट है, वो आपके फ्यूचर के डिसीजन के लिए इररेलेवेंट है। लेकिन जो एडिशनल पे है वो रेलेवेंट है। बात समझ में आती है? इसी तरह मिसाल के तौर पे आपकी एक लेट्स से एक जॉब ऑर्डर कंसर्न है, आप जॉब कॉस्टिंग इन्वायरमेंट के अंदर हैं, आपके पास कस्टमर्स आते हैं और कस्टमर्स अपने ऑर्डर दे के जाते हैं, आप उनके ऑर्डर्स को फुलफिल करते हैं। लेट्स से ईद का मौका आने वाला था, तो आपके पास एक कस्टमर आया और कहने लगा कि यार मुझे एक काम करो, ईद आने वाली है, ईद के अंदर सारे मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं तो टोपी तो पहनेंगे। तो अगर सारे मुसलमान टोपी तो पहनेंगे तो तुम एक काम करो, मुझे 1 लाख टोपियां बना के दे दो, लेकिन ये देखो काम है 3 दिन का, 3 दिन के अंदर मुझे 1 लाख टोपियां बना के दे दो। आपने बोला यार अगर 1 लाख टोपियां मैं बनाऊंगा और मुझे 3 दिन के अंदर ये टोपियां बनानी होंगी, तो मुझे अपनी लेबर को ओवर टाइम पे करना पड़ेगा। अगर लेबर को ओवर टाइम पे करना पड़ेगा, तो क्या ये ओवर टाइम एक रेलेवेंट कॉस्ट है? बिल्कुल है। अगर ये 1 लाख टोपियां नहीं बनाओगे, अगर ये 1 लाख टोपियां नहीं बनाओगे 3 दिन के अंदर, तो लेबर अपनी नॉर्मल तनख्वाह लेता रहेगा और नॉर्मल तनख्वाह लेके चला जाया करेगा, जैसे 9 to 5 की नौकरी करता है वैसे करता रहेगा। अगर ये ओवर टाइम आपको खालिसतन देना पड़ रहा है, अगर ये ओवर टाइम आपको खालिसतन देना पड़ रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ योर डिसीजन के ये 1 लाख टोपियां बनानी है, तो बेटा फिर ये कॉस्ट एक एडिशनल कॉस्ट है, ये कॉस्ट एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, ये कॉस्ट एक रेलेवेंट कॉस्ट है। आप इस ओवर टाइम को कंसिडर करेंगे, वरना आप ओवर टाइम को कंसिडर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्लियर होती है बात? खूब समझ लीजिए, नॉर्मल हालात के अंदर फिक्स कॉस्ट,
हमेशा इररेलेवेंट होती है, क्योंकि उसका ऑलरेडी पास्ट के अंदर प्रॉमिस किया जा चुका होता है। लेकिन खूब समझ लीजिए कि अगर कभी आपके सामने कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट आ जाए, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी फिक्स कॉस्ट जो कि खालिसतन आई ही आपके डिसीजन की वजह से है। मिसाल के तौर पे मैंने ये डिसाइड किया कि यार मैं 1 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने की मज़ीद इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो जो मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने की वजह से आपको मज़ीद जगह रेंट पे लेनी पड़ेगी, वो जो इंक्रीमेंटल रेंट आपके पास आएगा, जो इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट आपके पास आएगी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू योर डिसीजन, ये एक रेलेवेंट कॉस्ट होगी। लेकिन नॉर्मल हालात की जो नॉर्मल फिक्स कॉस्ट होती है, जो जनरल ओवरहेड्स होते हैं, वो हमेशा आपके लिए इररेलेवेंट कॉस्ट कहलाएगी, क्योंकि इसका प्रॉमिस ऑलरेडी पास्ट के अंदर किया जा चुका है। अब ये खर्च आप डिसीजन लें या ना लें, इस खर्चे ने आना ही आना है। क्लियर होती है बात? ये डन। आगे बढ़ते हैं, अब एक और मिसाल की बात करते हैं। रेलेवेंट कॉस्ट की एक और मिसाल होती है कि यानी समझने के लिए लोग समझाते हैं कि देखो, रेलेवेंट कॉस्ट हर वो कॉस्ट है विच डायरेक्टली कम्स एज अ रिजल्ट ऑफ योर डिसीजन। कोई भी ऐसी कॉस्ट हो ना, चाहे वो संक कॉस्ट हो, चाहे वो कमिटेड कॉस्ट हो, यानी कोई भी ऐसी कॉस्ट हो जिसका आपके डिसीजन से कोई ताल्लुक नहीं बन रहा, हमेशा याद रखना वो एक इररेलेवेंट कॉस्ट है। इसकी मिसाल कुछ यूं बनती है कि कहने वाले लोग ये कहते हैं कि रेलेवेंट कॉस्ट हर वो कॉस्ट है जो कि अवॉइडेबल है। अवॉइडेबल का मतलब क्या हुआ? यानी हर वो कॉस्ट जो कि अगर आप फैसला ना लें तो उस कॉस्ट को इग्नोर किया जा सकता है, हर वो कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट है। यानी हर वो कॉस्ट जो कि आएगी ही इस वजह से कि आपने फैसला किया, आप फैसला ना करें ये कॉस्ट अवॉइड हो जाएगी। तो हर वो कॉस्ट जो कि अवॉइडेबल है, इट इज अ रेलेवेंट कॉस्ट। लेकिन हर वो कॉस्ट जो कि अनअवॉइडेबल है, जिसकी प्राइम एग्जांपल मैंने आपको बताया फिक्स कॉस्ट होती है, ये अनअवॉइडेबल है। एक बार आपने लोगों को हायर कर लिया तो सैलरी देनी ही देनी है। एक बार आपने रेंट पे जगह ले ली तो आपको रेंट देना ही देना है। बेटा, फिक्स कॉस्ट एक अनअवॉइडेबल कॉस्ट होती है, इसने इनकर होना ही होना होता है, इसका पास्ट में ऑलरेडी प्रॉमिस किया जा चुका होता है। तो याद रखना, हर अनअवॉइडेबल कॉस्ट क्योंकि उसका पास्ट में ऑलरेडी प्रॉमिस किया जा चुका होता है तो इररेलेवेंट कॉस्ट होती है। और जो भी कॉस्ट अवॉइड की जा सकती है, यानी वो इनकर ही तब होगी अगर आप फैसला लेंगे, अगर आपने फैसला ना लिया तो ये कॉस्ट भी इनकर नहीं होगी, वो हमेशा रेलेवेंट कॉस्ट कहलाती है। क्लियर होती है बात? ये बेटा, फिर इसके बाद रेलेवेंट कॉस्टिंग का कानून ये कहता है, यानी रेलेवेंट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि देखो, खूब समझ लो कि रेलेवेंट कॉस्ट आर ऑलवेज कैश फ्लोज। खूब समझ लीजिए, जब भी आप कभी कोई फैसला लेने जा रहे होंगे, तो खूब समझ लीजिए कि रेलेवेंट कॉस्ट्स आर ऑलवेज कैश फ्लोज। हर वो कॉस्ट जो कि कैश में इनकर होती है, हर वो कॉस्ट या हर वो इनकम जो कि कैश में इनकर होती है, इज अ रेलेवेंट कॉस्ट। कोई भी ऐसी कॉस्ट विच इज अ नॉन कैश फ्लो आइटम, यानी विच इज जस्ट अ नोशनल कॉस्ट। नोशनल का मतलब होता है इमेजिनरी। हर वो कॉस्ट जो कि रिप्रेजेंटेटिव कॉस्ट है, हर वो कॉस्ट जो कि एक नॉन कैश फ्लो कॉस्ट है, वो हमेशा इररेलेवेंट कॉस्ट है। सिर्फ वो कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट कहला सकती हैं जो कि कैश टर्म्स में इनकर होंगी भी। मिसाल के तौर पे डेप्रीसिएशन की कॉस्ट एक इररेलेवेंट कॉस्ट है, क्योंकि ये वाकई में कोई कॉस्ट नहीं होती है। मिसाल के तौर पे आपने एक गाड़ी खरीदी, अगर आपने एक गाड़ी खरीदी तो ये हर साल स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग बैलेंस या किसी और मेथड के ऊपर डिप्रिशिएट हो रही है। लेकिन क्या आपको वाकई में जाके किसी को पैसे देने पड़ते हैं कि भैया जी, नॉक नॉक, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी गाड़ी डिप्रिशिएट हो गई थी तो मैंने आपको पैसे देने थे? ऐसा कभी होता है क्या? नहीं। डिप्रिसिएशन एक फर्जी कॉस्ट है, एक ऐसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कॉस्ट है जो कि मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से क्रिएट की गई है। याद है ना, अकाउंटिंग के अंदर गालिबन आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जो कि ये कहता था कि फॉर एवरी इनकम देयर मस्ट बी अ कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंस। तो अगर आपने एक मशीन खरीदी और आप मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं और उस मशीन से फ़ायदे उठा रहे हैं, तो इसके फ़ायदों
के अगेंस्ट कोई ना कोई खर्चा होना ज़रूरी है। एंड देयरफॉर हम एक नोशनल, हम एक इमेजिनरी, हम एक नॉन कैश फ्लो एक्सपेंस अपने पीएनएल के अंदर क्रिएट कर देते हैं जिसका नाम डिप्रिसिएशन होता है। डिप्रिसिएशन कोई वाकई की कॉस्ट नहीं है, ये वाकई की कॉस्ट नहीं है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो काम की आ सकती है, लेकिन बेटा खूब समझ लीजिए कि फाइनेंस के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर ये एक नॉन कैश फ्लो आइटम है। आप इसको डिसीजन मेकिंग के वक्त कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे। एक और मिसाल मैं आपको देता हूं, मिसाल के तौर पे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, देखें एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में पढ़ा होगा कि एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकाला जाता है बेस्ड ऑन ओएआर, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला होता है बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। ये कभी भी सवाल के अंदर अगर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड लिखा हुआ आ जाए ना, तो याद रखना है हमेशा इसको इग्नोर करना है। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड लिखा हुआ आ जाए, एलोकेशन लिखा हुआ आ जाए, हमेशा इसको इग्नोर करना है। सर क्यों? भाई एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड यार खुद डिपेंड करता है ओएआर के ऊपर। ओएआर खुद कोई रियल एक्सपेंस थोड़ी होता है। बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल, इतना खर्चा होगा, इतना एक्टिविटी लेवल होगा तो ये रेट बनना चाहिए है। कोई ओएआर कोई असली चीज थोड़ी होती है, नकली है भाई, सब नकली है। तो खूब समझ लीजिए कि ओएआर इन इटसेल्फ क्या है, एक इमेजिनरी चीज है, एक नोशनल चीज है। हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कभी ना कभी पढ़ा है कि इसको प्राइसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई रियल चीज थोड़ी है। तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इज अ नॉन कैश फ्लो कॉस्ट, आप हमेशा इसको इग्नोर करेंगे। हाँ, कभी अगर ऐसा हो कि एग्जामिनर ने लिख के दिया हुआ हो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द पीरियड, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द पीरियड, वो भी इंक्रीमेंटल, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। कैश फ्लो है ना, कंसिडर कर सकते हैं, वरना नॉन कैश फ्लो कोई चीज डिसीजन मेकिंग के वक्त कंसिडर नहीं की जा सकती। ओवरहेड एलोकेशंस को भी इग्नोर करेंगे, डेप्रिसिएशन को भी इग्नोर करेंगे, ये सब नॉन कैश फ्लो है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा? रेलेवेंट कॉस्ट आर फ्यूचर इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज। हर वो कॉस्ट जो कि फ्यूचर के अंदर इनकर होगी वो रेलेवेंट है। अगर कोई ऐसी कॉस्ट है जो कि पास्ट के अंदर ऑलरेडी इनकर हो चुकी है, यानी संक कॉस्ट है, पास्ट कॉस्ट है, तो आप उसको कभी भी इररेलेवेंट नहीं कहेंगे। हर वो कॉस्ट जो कि इंक्रीमेंटल है, यानी आएगी खालिसतन आपका फैसला लेने की वजह से, वो रेलेवेंट है। अगर कोई ऐसी कॉस्ट है जिसका पास्ट में ऑलरेडी प्रॉमिस किया जा चुका है, यानी प्रॉमिस्ड कॉस्ट है, यानी कमिटेड कॉस्ट है, तो वो इररेलेवेंट है, आप उसको कभी भी डिसीजन मेकिंग के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। हर वो कॉस्ट जो कि अवॉइडेबल है, यानी वो आती ही तब जब आप डिसीजन लेते, तो वो रेलेवेंट है। हर अनअवॉइडेबल कॉस्ट क्या है? इररेलेवेंट है। हर वो कॉस्ट जो कि कैश फ्लो टर्म्स के अंदर है, यानी वो वाकई में एक खर्चा है, वो रेलेवेंट है। लेकिन हर वो कॉस्ट जो कि वाकई में खर्चा नहीं है, वो इमेजिनरी है, वो नॉन कैश फ्लो है, या वो प्योर अकाउंटिंग की कोई कॉस्ट है, तो बेटा खूब समझ लीजिए कि इन सारे के सारे खर्चों को हम इग्नोर कर दिया करेंगे। क्लियर? एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसके ऊपर जरा बात कर लेते हैं। बचपन में पढ़ा हुआ है ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? Opportunity cost is the benefit foregone while choosing the next best alternative. Opportunity cost is the benefit foregone while choosing the next best alternative. देखिए, ये तो इंसानी फितरत है कि हमेशा इंसान बेस्ट ऑप्शन ही चूज करता है एज फार एज हिज अंडरस्टैंडिंग एंड हिज नॉलेज गोज। कोई भी इंसान कोई गलत फैसला तो नहीं करता ना, मतलब फैसला तो हमेशा सही करते हैं, लेकिन कभी कभार उस फैसले को करने की एक कॉस्ट होती है। मैं आपको मिसाल देके बताता हूं, मल्टीपल मिसालें देके बताता हूं। लेट्स से आपने अपना ए लेवल्स कंप्लीट किया। अपना ए लेवल्स कंप्लीट करने के बाद या इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस थे। एक आपको आपके घर वालों ने ऑप्शन दिया कि यार बीकॉम कर लो, एक आपके पास ऑप्शन ये था कि आप बीबीए कर लो, या एक आपके पास ऑप्शन ये था आप एसीसीए कर लो। जाहिर सी बात है, आप अपनी ज़िंदगी का इतना इंपॉर्टेंट फैसला करने जा रहे थे,
तो आपने बहुत सारे लोगों के साथ जाके मशवरा किया, आपने बहुत सारे अपने ताया पप्पो चाचा खालू इधर उधर दोस्त अहबाब सबको जाके देखा, तो आपको एक फंडामेंटल एनालिसिस आपके सामने आई। आपने बोला कि यार देखो, अगर इस जमाने के अंदर मैंने बी कॉम नामी, देखो बी कॉम का नाम ही तो बेकाम है, बेकाम। तो आपने बोला यार अगर मैंने बी कॉम किया ना तो जिंदगी में महीने के 10,000 रुपये कमाऊंगा, इससे बेहतर ऑप्शन शायद बीबीए है। तो आपने यार बोला कि फैंसी यूनिवर्सिटी लूंगा मैं, फैंसी फैंसी। आपने बोला भाई कराची के अंदर सीबीएम है, मैं सीबीएम से जाके क्या करूंगा, बीबीए करूंगा। अच्छा, अगर मैं बीबीए कर लेता हूं तो मेरी लेट्स से अर्निंग्स कितनी होंगी? आपने अंदाज़ा लगा लिया, ऐसी हाइपोथेटिकल नंबर्स कह रहा हूं, तो आपने अंदाज़ा लगा लिया कि यार 40,000 रुपये महीने का कमाया करूंगा फिर आपने बोला कि यार मेरे पास तो एक और ऑप्शन भी है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर चला जाऊंगा। आपने जाके बोला भाई मैं एसीसीए करता हूं, तो आपको किसी ने समझाया कि देखो एसीसीए के आर्टिकलशिप वाले पीरियड को इग्नोर कर दो। आर्टिकलशिप का पीरियड पढ़ने समझ लो ट्रेनिंग का पीरियड होता है, उसको इग्नोर करके देखो तो तुम कमा रहे होगे 1,00,000 रुपए कमा रहे होगे। अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप देखो सब फाइनेंस की बात ही हो रही है, अब ये कोई नहीं कहे कि सर अगर मुझे मार्केटिंग करनी होती तो, आप अज्यूम कर लें सब फाइनेंस ही करनी है। आपके पास 3 ऑप्शंस थे, बीकॉम करें, बीबीए करें, एसीसीए करें, आपके पास 3 ऑप्शंस थे। आप कॉमन सेंस से सोचें कि आपका नाम गफ्फार है, आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते गफ्फार? ऑब्वियस सी बात है, यू विल चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल टू यू। हाँ क्लियर, आप 1,00,000 रुपए को चूज करते, यानी एसीसीए को चूज करते। लेकिन देखिए डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि डिसीजन मेकिंग इज अ मैटर ऑफ चॉइस। डिसीजन मेकिंग इज अ मैटर ऑफ चॉइस। लेकिन जब भी आप किसी चॉइस को सिलेक्ट करते हैं, और ये ऑब्वियस सी बात है कि आप हमेशा बेस्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट करेंगे। कौन बेवकूफ है जो कि बोलेगा अरे इसी में तो बहुत पैसे आ जाएंगे यार, मैं तो चौड़ा हो जाऊंगा, मैं एक काम करता हूँ बीकॉम कर लेता हूँ। ऐसा कोई नहीं करता ना, अनटिल अनलेस कि आप सेंसलेस हो। अगर आप सेंसलेस हैं तो आप पढ़ी क्यों रहे हैं मुझसे, आप छोड़ें। हर बंदा यही करेगा भाई, इसी से जाके सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन आप समझ लें कि व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ डिसीजन, तो डिसीजन लेने के भी एक कॉस्ट होती है। जब आपने एसीसीए को सेलेक्ट किया एज अ डिसीजन, तो वहीं के वहीं आपने बीबीए और बीकॉम को छोड़ भी तो दिया। यानी कम से कम अगर आप सोचें, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार कम से कम आपने एसीसीए सेलेक्ट किया, तो एसीसीए सेलेक्ट करने के ऊपर आपको कितने का फायदा हुआ? आप ये नहीं बोलेंगे कि एसीसीए को सिलेक्ट करने के अंदर मुझे फायदा हुआ है 1,00,000 रुपए का, नहीं। एसीसीए को सिलेक्ट करने के चक्कर में आपने बीबीए को छोड़ा भी है। तो बेटा जिस बेनिफिट को छोड़ दिया जाए, तो खूब समझ लो, जिस बेनिफिट को छोड़ दिया जाए तो किसी बेनिफिट का ना आना भी तो एक कॉस्ट है, और उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने टेक्निकली जब एसीसीए सेलेक्ट किया तो आपको 1,00,000 रुपए का फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस 1,00,000 में से 40,000 तो आप बीबीए करके भी कमा सकते थे। आपने नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज किया। बीकॉम तो किसी बारे में था ही नहीं ना, बीकॉम तो आउट ऑफ इक्वेशन है। फैसला था बीबीए करें या एसीसीए करें। तो जब आपने नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज किया, तो उस ऑल्टरनेटिव को चूज करने के लिए आपने 40,000 का मुनाफा छोड़ा भी है। ये जो 40,000 का बेनिफिट आपने छोड़ा है, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यानी एक अकाउंटेंट ये बोलेगा कि यार मैंने 1,00,000 रुपए हासिल करने के चक्कर में 40,000 वाली चीज छोड़ दी है, तो क्योंकि ये 40,000 मैंने छोड़ी तो ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी नेट बेनिफिट मेरे को 60,000 का हुआ। ऐसे सोचता है एक अकाउंटेंट। और एक अकाउंटेंट नहीं, पूरी दुनिया ऐसे ही सोचती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ लीविंग अ बेनिफिट व्हाइल चूजिंग द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। भाई गवर्नमेंट है, मिसाल के तौर पे एक गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शंस हैं। हाँ, एक गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो हाईवे बनाए या तो वो हॉस्पिटल बनाए। अच्छा, आप खूब समझते हैं कि अगर वो मुल्क पाकिस्तान है तो वहां पे क्या बनेगा? लार्जन पावर के ऊपर हाईवे बनेगा। तो जब कभी कोई गवर्नमेंट ये फैसला करती है कि हमें हाईवे बनाना है, हॉस्पिटल नहीं बनाना, तो हॉस्पिटल ना बनाना यानी लोगों को हॉस्पिटल का बेनिफिट ना पहुंचा पाना भी तो एक कॉस्ट है। Whenever the government is making a decision to invest money in a highway, the opportunity cost is a hospital. Whenever the government is trying to decide कि हमें प्राइम मिनिस्टर के लिए एक नई गाड़ी लेनी है, the opportunity cost is us, because that money could have been allocated to us.
लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी, उनके हेलीकॉप्टर, उनके जहाज़ों में लग गया वो पैसा। बात समझ में आती है नहीं आती है आपको? हाँ, अब फैसला आपको ये करना पड़ेगा कि आया ज़रूरी चीज़ क्या है, ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदा किसके अंदर है। और जाहिर सी बात है, ज़्यादा फ़ायदा तो आप समझदार हैं, तो मतलब जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी, उसका हेलीकॉप्टर, उसकी जहाज़ में ही ज़्यादा फ़ायदा है। तो अगर हमें नहीं भी पैसा एलोकेट हुआ तो नहीं हुआ भाई, हम एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आ गए लेकिन क्योंकि बेनिफिट ज़्यादा था और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम थी, तो हमने बोला भाई चलो बात समझ में आती है। क्लियर? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की ना बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिसीजन मेकिंग के अंदर कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बहुत बहुत फंडामेंटल केस आपके पास रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर आता है और वो आपको समझना पड़ेगा भी। रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है और इस कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक मिसाल देके समझाता हूँ। लेट्स से एक कंपनी है जो कि रन कर रही है फुल कैपेसिटी के ऊपर। एक कंपनी है वो फुल कैपेसिटी के ऊपर रन कर रही है, यानी उसकी सारी की सारी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब कुछ इन्वेस्ट हुआ है प्रोजेक्ट ए के ऊपर। ठीक है, अब आपके पास आपका एक कस्टमर आता है और वो कहता है कि यार मेरा एक अर्जेंट ऑर्डर है प्रोजेक्ट बी, तुम किसी ना किसी तरह हाथ पैर जोड़ है, आपका पुराना कस्टमर है, आपका जानने वाला भी है, आपका रिश्तेदार भी है, वो कह रहा है यार कुछ ना कुछ करके ना ये प्रोजेक्ट बी मुझे पहले कंक्लूड करके दे दो। आपने बोला यार देखो मैं प्रोजेक्ट बी तुम्हारे लिए कर तो दूंगा, लेकिन जब मैं करूंगा ना तो पहले मैं हिसाब लगा लूं अपना कि क्या प्रोजेक्ट बी को करना मेरे बारे में है या नहीं है। आपने देखा भाई प्रोजेक्ट बी के अंदर लेट्स से एक घर बनाना है। आपने देखा भाई इस घर को बनाने के लिए मटेरियल कितना लगेगा, आपको इस घर को बनाने के लिए लेट्स से ओवरहेड्स कितने लगेंगे, आपको इस घर को बनाने के लिए लेबर कितनी चाहिए होगी। आपने मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सारे के सारे खर्चे देख लिए, लेकिन फिर आपके दिमाग में एकदम से आया कि यार मेरी लेबर तो फुल कैपेसिटी के ऊपर काम कर रही है, देखो मटेरियल खरीद के लेकर आना है और आ जाएगा, ओवरहेड्स और इनकर हो सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन यार मेरी लेबर तो फुल कैपेसिटी के ऊपर काम कर रही है प्रोजेक्ट ए के ऊपर। अब अगर इस प्रोजेक्ट बी के ऊपर मैंने काम करना है तो मेरे पास तो और लेबर है ही नहीं, और अज्यूम कर लेते हैं कि लेबर इज अ स्कार्स रिसोर्स और मिल भी नहीं रही मार्केट से स्किल्ड लेबर। आप चाइना हैं और है ही नहीं लेबर, सब लगे हुए हैं, सब नौकरियों पे लगे हुए हैं। तो अब जरा सोचो, अगर आप प्रोजेक्ट बी की कॉस्टिंग करने जा रहे होगे तो आप ये देखोगे मटेरियल कितना लगेगा, ओवरहेड कितना लगेगा, लेकिन लेबर का नॉर्मल रेट आप नहीं सोच सकते। आप बोलोगे कि यार अगर मुझे प्रोजेक्ट बी करना है तो मुझे प्रोजेक्ट ए को हॉल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आई विल हैव टू डाइवर्ट माई लेबर, I will have to divert my labor, I will have to divert my labor to project B. Divert labor. And if I divert my labor to project B, तो प्रोजेक्ट ए को मुझे हॉल्ट करना पड़ेगा, तो जितना भी कंट्रीब्यूशन मैं यहां से कमा रहा था, जितना भी कंट्रीब्यूशन मैं यहां से कमा रहा था वो लॉस्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, प्रोजेक्ट बी बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इस प्रोजेक्ट बी को करने के लिए आपको प्रोजेक्ट ए का कंट्रीब्यूशन छोड़ना भी पड़ेगा। अगर आपको प्रोजेक्ट बी को करने के लिए प्रोजेक्ट ए का कंट्रीब्यूशन छोड़ना भी पड़ेगा, तो ये जो प्रोजेक्ट ए का कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हुआ, ये प्रोजेक्ट ए का कंट्रीब्यूशन लॉस जो हुआ अपनी लेबर को डाइवर्ट करने के लिए, ये भी आपके लिए एक रेलेवेंट कॉस्ट है। फिर आप इन सारी की सारी कॉस्ट को मिला के देखेंगे कि क्या आपके लिए प्रोजेक्ट बी बारे में आता है या फिर बारे में नहीं आता। बात समझ में आती है? मैं आपको जो है ना अपने ऊपर रख के एक मिसाल देता हूं, उससे आपको एक कंट्रीब्यूशन लॉस वाला मामला समझ में आएगा। लेट्स से मैं एक मिसाल देके समझाता हूं। मेरा नाम है वाई वाई और लेट्स से मैं एक कंपनी के अंदर अभी जॉब कर रहा हूं, और लेट्स से वो मेरी कंपनी मुझे 10,000 रुपये देती है। अच्छा, साथ साथ आपको पता है सर यासिर टीचिंग भी करते हैं, एंड लेट्स से टीचिंग के अंदर आपको पता है आपसे ज़्यादा तो हम कुछ चार्ज करते ही नहीं ना, तो लेट्स से मैं टीचिंग से जो है वो कुछ नहीं, लेट्स से मैं टीचिंग से 5,000 रुपये कमाता हूँ। बात समझ में आती? एक बंदा आया मेरे पास, वो मुझे कहने लगा कि यासिर मियाँ क्या कर रहे हो, कितना कमा रहे हो जॉब करके? मैंने बोला यार कुछ नहीं यार, रूकी सूकी 10,000 रुपये कमा लेता हूँ बस, मैं अल्लाह का शुक्र है, बस कमा रहे हैं, चल रहा है।
वो बंदा मेरे पास आया, कहने लगा अबे यासिर छोड़ यार, तू क्या पाकिस्तान में रह रहा है, 10,000 रुपये कमा रहा है यार, छोड़ देना, ये कोई काम है करने वाला, तू छोड़, तू एक काम कर, तू मेरे साथ दुबई चल। मैंने बोला वो तो मैं खुद भी जा सकता हूँ। उसने बोला तू छोड़ ना, तू मेरे साथ दुबई चल, मैं तेरी 12,000 रुपये की नौकरी लगाऊंगा, तेरा बैठे बैठे 20% का फायदा हो गया। 12,000 रुपये की नौकरी होगी, जिंदगी जी ले यार, पैसे वैसे बचा लियो, कुछ एडिशनल 2,000 रुपये कमाएगा, बचा लियो। मैंने उसको बोला बेटा बात सुन, देख अगर मैं पाकिस्तान छोड़ के दुबई चला गया तो मुझे अपनी टीचिंग को छोड़ना पड़ेगा। तेरे एक बेनिफिट को लेने के चक्कर में मेरा एक जगह का कंट्रीब्यूशन चला भी तो जाएगा। तो अगर मैं फैसला लेते वक्त इस कंट्रीब्यूशन लॉस को कंसिडर करूं कि 5,000 जो पहले मेरी जेब में आया करते थे, पढ़ा के गलत सुखा के जब ये नहीं आएंगे, मैं इसको एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर करके देखूंगा, तो नेट में नुकसान में जा रहा हूं या फायदे में जा रहा हूं? आप बोलेंगे यस सर। अगर आप अपना फैसला टीचिंग को साथ मिला के यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को साथ मिला के करेंगे तो सही फैसला आप ले रहे होंगे। आपको नहीं जाना चाहिए, आप चुपचाप यहीं पड़े रहिए, आप काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह ताला आज 10 नहीं तो आप कल 11,000 कमा लेंगे। सर हमसे ले लीजिएगा, मैं ले लूँगा। बात समझ में आती नहीं आती? तो बेटा खूब समझ लीजिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑलवेज अ रेलेवेंट कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑलवेज अ रेलेवेंट कॉस्ट। और इसकी वन ऑफ द मोस्ट प्राइम एग्जांपल्स होती है वो फुल कैपेसिटी वाली एग्जांपल जो कि मैंने आपको पढ़ाई थी। इफ यू आर लूजिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम समवेयर इट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और उसको कंसिडर करने के बाद आपने अपने फैसले करने होंगे, तभी राइट डिसीजन मेकिंग करेंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। क्लियर होती है बात? ये तो ये हो गया बेटा रेलेवेंट कॉस्ट और इररेलेवेंट कॉस्ट का हमारा लेक्चर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं इसके बारे में, ठीक है? अच्छा भाई चलो कुछ एग्जाम्पल्स करना स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। सबसे पहले एग्जाम्पल करते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। एग्जामिनर कहता है अ कंपनी इज़ कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन अ न्यू मशीन। एक कंपनी डिसीजन लेना चाह रही है कि हम एक नई मशीन के अंदर इन्वेस्ट करें या ना करें। एग्जामिनर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेलिवेंट कैश फ्लो फॉर डिसीजन मेकिंग। इनमें से कौन सा ऐसा कैश फ्लो है जो कि रेलिवेंट होगा फॉर डिसीजन मेकिंग? द कॉस्ट ऑफ मार्केट रिसर्च स्टडी कंडक्टेड लास्ट ईयर। जो कॉस्ट ऑलरेडी पास्ट के अंदर इनकर हो चुकी है वो संक कॉस्ट है। इट कैन नेवर बी द आंसर। The expected annual maintenance cost of the new machine of $3,000। अगर आप मशीन खरीदेंगे तो आपको $3,000 की कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी हमेशा इसको मेंटेन करने के अंदर। यानी ज़रा सोचा जाए तो ये $3,000 की जो एक कॉस्ट है ये एक अवॉइडेबल कॉस्ट है, ये एक फ्यूचर कॉस्ट है, ये एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। अगर आपने मशीन खरीदी तो ये कॉस्ट आएगी, अगर आपने मशीन नहीं खरीदी तो ये कॉस्ट नहीं आएगी। इसका मतलब आपका आंसर बी होना चाहिए। फिर भी हम सी और डी पढ़ लेते। द कंपनीज एनुअल रेंट विच विल रिमेन अनचेंज्ड, ये कमिटेड कॉस्ट है, irrelevant. The salary of the company's existing staff which will continue whether or not the machine is purchased, ये unavoidable cost है, ये देनी ही देनी पड़ेगी irrespective कि आप मशीन खरीदते हैं या नहीं खरीदते। This can also not be the option. So the option is finally B. Clear? और आगे आ जाए। A company is considering launching a new product. It has already spent $50,000 on market research. Already spent past tense, हाँ, तो this is a past cost, sunk cost, right? sunk cost हमेशा irrelevant होती है, इसको आप इग्नोर करिए, ठीक है? एग्जामिनर कहता है the expected revenue from the product is 500,000 and the variable cost will be 300,000। जब हम इस प्रोडक्ट को बना के बेचेंगे तो 5 लाख का बिकेगा और इसको फ्यूचर में बनाने के अंदर 3 लाख का एडिशनल खर्चा आएगा। एडिशनल मार्केटिंग एक्सपेंसेस ऑफ $40,000 विल बी इनकर्ड। मार्केटिंग भी एडिशनल करनी पड़ेगी इस नई प्रोडक्ट को चलाने के लिए, तो $40,000 की इसकी कॉस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेलिवेंट कैश फ्लो फॉर डिसीजन मेकिंग? $50,000 स्पेंट ऑन मार्केट रिसर्च, गलत, पास्ट कॉस्ट है। The expected revenue of 500,000, yes, incremental cash flow है। The historical cost of equipment purchased last year, no.
The company's general administrative cost, no. General administrative cost is a committed cost. ये आएगी ही आएगी, आपके बोर्ड को सैलरी पे होगी ही होगी, इररिस्पेक्टिव कि आप ये नया मशीन, आप नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या नहीं करते. ये एक कमिटेड कॉस्ट है, ये एक इररेलेवेंट कॉस्ट है, ये एक अनअवॉइडेबल कॉस्ट है. ठीक. सो योर आंसर शुड अगेन बी बी. आगे आ जाए. A company is considering replacing an old machine with a new one. एक कंपनी है जो कि सोच रही है कि हम अपनी पुरानी मशीन को एक नई मशीन से बदल दें. Which of the following should be included in the investment appraisal? The cost of the old machine which was purchased 5 years ago for $50,000? No. पुरानी मशीन की cost is a sunk cost, completely ignorable. The expected increase in production revenue due to the new machine. जो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आएगा, जो इंक्रीमेंटल कमाई आएगी एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू मशीन, आप बेहतर प्रोडक्ट बनाएंगे, वेस्टेजेस कम हुआ करेंगी, रिफाइंड प्रोडक्ट बनेगी, बेहतर क्वालिटी की बनेगी तो बेहतर बिकेगी, बेहतर रेवेन्यू आएगा. तो जो एक्सपेक्टेड इंक्रीज है यानी जो एडिशनल रेवेन्यू है वो आपके लिए रेलिवेंट होगा. हिस्टोरिकल डेप्रिसिएशन वैसे ही नॉन कैश फ्लो होता है, टू बी इग्नोर्ड. द ओरिजिनल इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ द मशीन, ओरिजिनल इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ द मशीन इज अ संक कॉस्ट, पास्ट के अंदर इनकर की गई होगी, इग्नोर. आंसर अगेन इज बी. 3 बार बी हो गए भाई आंसर. अब आप बोलेंगे सर चौथी बार भी बी होना चाहिए, जरूरी नहीं है. अ बिजनेस ओन्स अ वेयर हाउस दैट इज करंटली अनयूज्ड. आपके पास एक गोदाम है जो कि खाली पड़ा हुआ है. इट इज कंसिडरिंग यूजिंग द वेयर हाउस फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ रेंटिंग इट आउट फॉर $10,000 पर ईयर. आपके पास एक खाली गोदाम पड़ा हुआ है, बजाय इसके कि आप $10,000 का एक नया गोदाम रेंट पे लें, आप अपने एग्जिस्टिंग गोदाम को ही इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं. वॉट इज द रेलिवेंट कॉस्ट इन डिसीजन मेकिंग? द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द वेयर हाउस? नो. The original cost was incurred in past cost, sunk cost. The depreciation expense of the warehouse? No. This is a non-cash flow item. ठीक है, बी आंसर नहीं हो सकता. The potential rental income of $10,000 per year. हाँ, अच्छा, ये बेसिकली लिखा हुआ ये था आप अपने वेयर हाउस को खुद इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं रादर देन कि आप उसको रेंट पेते $10,000 के लिए. देखिए, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. या तो आप अपने इस वेयर हाउस को बाहर किसी को रेंट पे दे देंगे या आप खुद इस्तेमाल कर लेंगे. अगर आपने खुद इस्तेमाल किया तो ये जो बाहर आप रेंट पे नहीं दे पाएंगे ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना. You will have to forego this rent of $10,000 as an income in order to use this for your own purposes. This should be the relevant cost. D भी पढ़ लेता हूँ. The maintenance cost of this warehouse which remains unchanged. ये committed cost है, तो again D can also not be the option. C is the correct option. Opportunity cost. ठीक है जी. और आगे आ जाते हैं, ज़रा कुछ और 1-2 MCQs देख लेते हैं, सवाल कर लेते हैं. A company is analyzing whether to upgrade its equipment. The details are as follows. नया इक्विपमेंट पड़ेगा 80,000 का, सेविंग्स आएंगी लेबर की $20,000 की. एनुअल मेंटेनेंस ऑफ द न्यू इक्विपमेंट पड़ेगी 5,000 की. अच्छा, अब ये सब कुछ जरा देखो न्यू इक्विपमेंट से रिलेटेड है. ठीक है, वो सारी की सारी कैश फ्लोज, वो सारे के सारे खर्चे जो कि तुम्हारे नए इक्विपमेंट से रिलेटेड है, These will arise as a result of your decision. ये relevant cost है, बाकी सब irrelevant है. ठीक है ना. बुक वैल्यू ऑफ द ओल्ड इक्विपमेंट irrelevant. हाँ, रीसेल वैल्यू ऑफ द ओल्ड इक्विपमेंट ये relevant है. ये इंक्रीमेंटल है ना, ये इंक्रीमेंटल है. ठीक है. एग्जामिनर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेलिवेंट कैश फ्लो? कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट, एनुअल सेविंग्स, बुक वैल्यू या रीसेल वैल्यू? बुक वैल्यू. बुक वैल्यू. देखो, बुक वैल्यू का मतलब ही क्या होता है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन इटसेल्फ एक नॉन कैश फ्लो आइटम है. ठीक है, तो जो चीज जो बुक वैल्यू निकाली ही एक नॉन कैश फ्लो आइटम की बेसिस के ऊपर गई है, तो वो चीज खुद कैसे रेलेवेंट हो सकती है? इररेलेवेंट है.
ठीक है, आगे आ जाएं। A factory has spare capacity and is considering a special order of 5,000 units at $8 per unit. The normal selling price is $12 per unit and the variable cost is $5. The company's fixed cost will remain unchanged. What is the incremental cash flow per unit? Incremental cash flow कितना होगा? आप सोच रहे हैं कि आप एक स्पेशल ऑर्डर लें 5,000 यूनिट्स का। जब आप 5,000 यूनिट्स का ये स्पेशल ऑर्डर लेंगे तो आपको इंक्रीमेंटल हर एक यूनिट को बेचने के अंदर सेलिंग प्राइस मिलेगी $8 की, और इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट, इस प्रोडक्ट को बनाने के अंदर इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट जो आएगी वो आएगी $5। तो ये $8 और ये $5 आपके लिए रेलेवेंट है, बाकी सब कुछ इररेलेवेंट है। देखो जो तुम्हारी नॉर्मल सेलिंग प्राइस है ना वो यहां पे इररेलेवेंट है, क्योंकि ये वाला ऑर्डर आप $8 के ऊपर ले रहे हैं, तो डिसीजन से रेलेवेंट सेलिंग प्राइस $8 है, $12 नहीं है। फिर दूसरी बात ये कि जो तुम्हारी फिक्स कॉस्ट है, जो भी तुम्हारी फिक्स कॉस्ट है, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। तो इसका मतलब ये एक अनअवॉइडेबल कॉस्ट है। अगर ये अनअवॉइडेबल कॉस्ट है तो इसको इग्नोर करो। अगर कोई मुझसे पूछे इंक्रीमेंटल कैश फ्लो कितना आएगा अगर मैंने ये 5,000 जो है यूनिट्स का स्पेशल ऑर्डर ले लिया, तो हम बोलेंगे $8 माइनस $5, $3 का क्या आ जाएगा मेरे पास, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आ जाएगा। ठीक, दिस इज सी, ठीक, दिस इज इंक्रीमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन। बेटा मेरे अब कुछ एमसीक्यूज भी हमने कर लिया। आई होप कि आपको ये रेलेवेंट कॉस्टिंग का एरिया समझ में आया होगा। ये आगे चल के आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाला है, तो इस लेक्चर को गौर से सुना होगा आई होप आपने। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लासेस में आपसे मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।